Hello students, my name is Ashish, and as you know that we completed a long chapter. The name of the chapter was what is culture, and there are number of question answers in this chapter as well. बहुत सारे question answers हैं इसके अंदर. So let's start the question answers as well. Our first question is answer the following question in about 25 words. 25 शब्दों में इसके आंसर देना है. I tried my best to shorten the answers because the answers are so long as well. So what is the first question? First question is what does Nehru find when he looks through the pages of history or current studies? हमने पढ़ा था कि नेहरू ने ये बात लिखी थी, नेहरू जी ने ये बात लिखी थी कि वो जब हिस्ट्री की बुक्स देखते हैं और आज के करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं तो वो पाते हैं कि जो जितना करीब है वो उतना ज़्यादा लड़ रहा है, जो देश जितने आसपास में एक दूसरे के करीब हैं वो उतने ज़्यादा लड़ रहे हैं. तो हमसे यही पूछा गया है कि नेहरू जी ने क्या देखा जब वो हिस्ट्री के पेजेस की ओर झांकते हैं तो उन्हें क्या मिलता है. हमारा आंसर होगा नेहरू क्वाइट ऑफन लुक्स थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और करंट स्टडीज़. नेहरू जी बहुत बार हिस्ट्री के पेजेस में और आज करंट स्टडीज़ में जो चल रहा है उसको देखते हैं. हिट समटाइम्स फाइंड्स दैट पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. और वो पाते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं वही ज़्यादा लड़ते भी हैं. इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज़, एडजॉइनिंग इट मीन्स बहुत पास में जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो जो कंट्रीज़ होती हैं क्वारल विथ अनदर वन अनदर ओवर ट्रिफल्स, है ना, ज़मीन के पीछे या चीज़ों के पीछे वो बहुत ज़्यादा आपस में झगड़े करती हैं. Our question number 2 is why does the author say that knowledge by itself doesn't lead to greater cooperation or friendship? क्यों लेखक ये कहता है कि जो ज्ञान होता है वो बेहतर सहयोग की और बेहतर दोस्ती की ओर नहीं ले जाता है. The author has read or seen adjoining countries rubbing one another illegality. तो लेखक ने पढ़ा है और देखा भी है कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ है, जो आपस में मेल खाती हुई है, आपस में जुड़ी हुई कंट्रीज़ है, वो एक दूसरे को दबाने की, एक दूसरे को मसलने की कोशिशें करती रहती हैं. दे हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर. हालांकि वो एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, स्टिल दे ऑलवेज ट्राई टू सरपास वन अनदर. फिर भी वो एक दूसरे को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिशें करते हैं. देयरफॉर ही सेज दैट नॉलेज बाय इटसेल्फ डजंट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप. और इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान होना ही, है ना, इस बात की गारंटी नहीं देता है कि सहयोग रहेगा, दोस्ती रहेगी. और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट मेक्स द ऑथर थिंक दैट द आइडिया ऑफ कल्चर रिलेशंस इज़ ओनली गुड इन थ्योरी. क्यों लेखक को ये लगता है कि कल्चरल रिलेशन का जो आइडिया है वो केवल थ्योरी है या फिर वो केवल किताबी बातें हैं. Every country and every individual seem to have their peculiar idea of culture. हर देश का, हर इंडिविजुअल का अपना कोई ना अनोखा या अजीब सा आइडिया होता है कल्चर का. Those peculiar ideas come into conflict and lead to estrangements. ये जो आइडियाज़ होते हैं ये हमें अलगाव की ओर ले जाते हैं, ये विवादों की ओर ले जाते हैं. Therefore the idea of culture relations is only good in theory. इसलिए जो कल्चर रिलेशन का आइडिया है वो केवल किताबों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिस में नहीं. और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर एनी कल्चर इन द वर्ल्ड विच इज़ एब्सोल्युटली प्रिस्टाइन. क्या किसी भी कल्चर को शुद्ध कहा जा सकता है, प्योर कहा जा सकता है, या दूसरा कल्चर का उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ा हो? अगर नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? आंसर होगा अनमिस्टेकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर्स हैव ऑकर्ड इन कल्चर्स. कल्चर्स में ऐसे चेंजेस या ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता. बहुत सारे मिक्सचर्स हुए हैं जिसके कारण एक कंट्री जो है ना, इन द कोर्स ऑफ कंट्रीज सेंचुरीज़ और मिलेनियम्स, ये जो सालों में, शताब्दियों में, लाखों सालों में, है ना, जो चेंजेस हुए हैं कल्चर के अंदर, जो एक दूसरे में जाके मिल गए, जैसे हमारे कल्चर में अंग्रेज़ों का कल्चर जाके घुल गया है. देयरफॉर देयर इज़ नो कल्चर विच इज़ एब्सोल्युटली प्रिस्टाइन. तो आज ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो, अनअफेक्टेड हो किसी भी और कल्चर से. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ फार असिमिलेटिंग द गुड फ्रॉम अदर कल्चर इज़ हेल्पफुल इन रीचिंग वंस ओन कल्चर. कैसे जब अपन दूसरे कल्चर से सिर्फ अच्छी चीज़ें ले लेंगे तो वो हमारे कल्चर को भी इनरीच करेगा, बढ़ावा देगा या समृद्ध करेगा. हम लिखेंगे इसका आंसर में नो कल्चर इज़ परफेक्ट इन इटसेल्फ. कोई भी कल्चर अपने आप में परफेक्ट नहीं है.
एवरी कल्चर हैज़ सर्टेन गुड क्वालिटीज़, हर कल्चर में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। असिमिलेटिंग द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम अदर कल्चर विल प्रूव वेरी हेल्पफुल, अगर हम उन सारी अच्छी क्वालिटीज़ को सीख लें, उन्हें ग्रहण कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दे विल ऐड टू द स्टॉक ऑफ आर गुड क्वालिटीज़, और हमारी जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। हैंस दे वुड इनरीच आर ओन कल्चर, इसलिए वो हमारे कल्चर को बढ़ावा देंगे या उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में हमारे कल्चर को, इंडिया के कल्चर को किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था। हम लिखेंगे कल्चर इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल। कल्चर जो है नॉर्मली ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से, मिट्टी से प्रभावित होता है। द हिमालयाज, द फॉरेस्ट, द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड अ होस्ट ऑफ अदर थिंग्स अफेक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया इन ओल्ड डेज। भारत को जंगलों ने, नदियों ने, भारत की नदियों ने, हिमालय ने, है ना, इनके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने भारत के कल्चर को प्रभावित किया। हमारा कल्चर आर्किटेक्चर, म्यूज़िक और लिटरेचर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। हाउ डज सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर, कैसे कोई सभ्यता इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर को बढ़ावा देती है या प्रोत्साहित करती है। ईच सेपरेट सिविलाइजेशन डेवलप इट्स ओन कल्चर विच हैज़ इट्स रूट्स इन पास्ट जनरेशंस। हर अलग अलग जो सभ्यताएं हुई उन्होंने अपना खुद का कल्चर डेवलप किया, जिसकी जो जड़ें होती हैं वो पास्ट जनरेशन में, पुरानी जनरेशन में होती हैं। द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस कंसेप्शंस। कई मान्यताओं पर आधारित वो कल्चर या सभ्यताएं जो शुरू में स्टार्ट हुई थी वो रहती हैं। देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन मोल्ड्स द कल्चर, उनके कार्य, उनके इंटरेक्शन, है ना, आपस में कैसे वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उन्होंने ही कल्चर को मोल्ड दिया है या आकार दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड अ कल्चर्ड माइंड डेवलप। किस प्रकार के एटीट्यूड को एक कल्चर्ड माइंड को डेवलप करना चाहिए। तो हम लिखेंगे अ कल्चर्ड माइंड इज़ रूटेड इन इटसेल्फ। एक कल्चर्ड माइंड जो होता है ना, उसकी जो जड़ें होती है वो अपने आप में होती है। इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज़ ओपन। इससे माइंड को, अपनी माइंड के दरवाजे और खिड़की खुली रखना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पीपल व्यू पॉइंट फुल्ली। दूसरों के व्यू पॉइंट को, दूसरे के नज़रिए को भी समझना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट अराइजेस आफ्टर ही अंडरस्टैंड्स अ थिंग। और जब एक चीज़ समझ में आ जाए तब जाके एग्री या डिसएग्री की बात आती है। व्हेन डू कल्चर कन्फ्लिक्ट्स आकर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कि कल्चर में कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है। समटाइम्स नेशनलिज्म गोज़ ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे। कई बार राष्ट्रीयता जो होती है वो एग्रेसिव हो जाती है और एग्रेसिव होकर फैलती है। देन इट बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, तब ये इंटरनेशनली एक ख़तरा बन जाती है। समटाइम्स इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट्स, कई बार ये किसको जन्म देती है, विवादों को जन्म देती है, एंड हेट्रेड और नफ़रत को। द गुड कल्चर टर्न्स इनटू ईवल कल्चर देन, और फिर अच्छा कल्चर बुरे कल्चर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। कल्चर के अलग अलग आयाम क्या हैं, डोमेन्स क्या हैं। देयर आर वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। कल्चर के बहुत सारे आयाम हैं। आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर आर इट्स प्रोमिनेंट डोमेन्स। ये सारे म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ये इसके कुछ प्रसिद्ध डोमेन्स हैं। द हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ देम अमाउंट्स टू कल्चर। इनमें से किसी भी दो का जो संयोग होता है, मिलन होता है, उससे कल्चर बनता है। व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है जिसमें कोई हलचल ना हो, जो चले ना, जिसमें गति ना हो, स्थायी हो जाए जो। कब समाज स्थायी हो जाता है, रुक जाता है। सोशल लाइफ इज़ एसेंशियली अ डायनामिक, चेंजिंग एंड ग्रोइंग थिंग्स। जो सामाजिक जीवन है वो क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता रहता है, बढ़ता है वो आगे। इफ़ द माइंड ऑफ द सोसाइटी इज़ शट अप डेलिबरेटली, अगर समाज अपने दिमाग को डेलिबरेटली बंद कर ले, डेलिबरेटली मतलब इच्छा से, और आइसोलेटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, और दूसरे का प्रभाव उस पर ना पड़ने दे, देन द सोसाइटी बिकम स्टैटिक, तो
समाज जो है वो क्या बन जाता है, स्थायी बन जाता है। देन द माइंड बिकम्स अपोज टू ऑल आइडियाज़ ऑफ एलियन कल्चर और आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसे में हमारा जो दिमाग होता है वो उन सारे आइडियाज़ का अपोज करता है जो बाहरी देशों के या बाहरी कल्चर के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हेन इट इज़ फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड। नेहरू के हिसाब से कब ये मूर्खता हो जाती है कल्चर की बात करना या गॉड की बात करना, और क्यों? इंडिया इज़ फुल ऑफ अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। भारत में कई सारी समस्याएं हैं। ब्राइवरी, रिश्वतखोरी, एडल्ट्री, मिलावट, है ना, एडल्ट्रेशन, ये भी मिलावट ही होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होना आर द मेजर प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू नेहरू इट इज़ फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड सो लॉन्ग एज ह्यूमन बींग स्टार्व एंड डाई। नेहरू के हिसाब से ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है ना, कि हम कल्चर और गॉड की बात करें जब मानव मर रहा हो। ही रिफर्स, भूखा मर रहा हो। ही रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ द इंडियन मासेस हु फेल टू गेट 2 स्क्वायर मील्स अ डे। वो यहाँ पर भारत के उन गरीब लोगों की बातें करते हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। द आंसर्स आर लॉन्ग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़े से लॉन्ग आंसर्स लिए हैं, लेकिन जब इसकी PDF आपको मिलेगी तो उसमें मैं और शॉर्टन इनको आंसर्स को कर दूंगा, जिससे आपको उन्हें याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो जो मैं आपको भेजूंगा उसमें एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है ना, क्योंकि मैंने जो इम्पॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है उन्हें ही कवर किया है, जो अननेसेसरीली हैं वो नहीं कवर किए हैं, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत लॉन्ग है और आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर हम बहुत बड़े बड़े आंसर्स और बहुत ज़्यादा आंसर्स लेंगे तो। हाउ डज़ द ऑथर कंपेयर द ग्रोथ ऑफ कल्चर विद द ग्रोथ ऑफ ट्री। कैसे एक पेड़ की ग्रोथ से लेखक ने, नेहरू जी ने, कल्चर की ग्रोथ को कंपेयर किया है। तो हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेहरू द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और रेस और नेशन मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ। नेहरू के हिसाब से किसी आदमी की, सभ्यता की, देश की, प्रजाति की, है ना, जड़ें होना चाहिए कहीं ना कहीं। दे हैव वर्थ बिकॉज ऑफ देयर रूट्स इन द पास्ट। उनकी कीमत या उनकी जो मूल्य है वो आज इसीलिए है क्योंकि उनकी जड़ें कहीं पास्ट में रही हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम। ये कहाँ से आई है? अनुभव से और बुद्धि से। एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज़ यूजलेस विदाउट देम। कोई व्यक्ति हो, कोई दल हो, वो बिना उसके यूजलेस है। हाउएवर वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन। हालांकि कोई व्यक्ति केवल जड़ों में ही जिंदा नहीं रह सकता, जड़ों को भी सूरज के प्रकाश की और हवा की ज़रूरत पड़ती है। देन अलोन द रूट्स गिव अस सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब होता है पोषण, है ना। तो खाली जो रूट होती है, वो जड़ें जो होती हैं वो सस्टेनेंस नहीं दे सकती। नो ब्रांचिंग आउट और फ्लावरिंग इज़ पॉसिबल विदाउट देयर कॉम्बिनेशन। तो जब तक जड़ें भी ना हो, तना ना हो, हवा ना हो, सूरज ना हो, तब तक ना तो ब्रांचें हो आएंगी, ना फ्लावर उगेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो सब नहीं उग पाएगा। ओनली अ स्टाउट रूट, है ना, एक सख्त जो जड़ होती है, कैन सस्टेन लीव्स। उसी के ऊपर लीव्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे। इन द सेम मैनर पास्ट एक्सपीरियंस एंड विजडम सस्टेन कल्चर। इसी तरह से पुराना एक्सपीरियंस, पुरानी बुद्धि, विजडम जो है ना, उसी से कल्चर को सस्टेन करता है, बना रहता है। और हमारा जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, दैट इज समराइज द व्यूज़ एक्सप्रेस बाय द ऑथर ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता पे जो नेहरू के विचार हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के हिसाब से नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन। जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है, वो बहुत ही जो उत्साह कर देने वाला विचार है। समटाइम्स इट गिव्स लाइफ, ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी टू द कंट्रीज हिस्ट्री। कई बार ये देशों को जीवन देता है, ग्रोथ देता है, ताकत देता है, एकता देता है। इट रिस्ट्रिक्ट्स अ ह्यूमन बींग्स थिंकिंग टू द वेलफेयर ऑफ हिज ओन नेशन। ये मानव की जो सोच है उसको देश की तरक्की पे खड़ा कर देता है। ही एक्सक्लूड्स द थॉट्स ऑफ ऑल अदर्स। यहाँ पर बाकी सारी लोगों की या चीज़ों की बातें दिमाग से निकल जाती है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ फेड्स इन हिज माइंड। सिर्फ ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो फेड होता चला जाता है, धुंधला होता चला जाता है उसके दिमाग में। व्हेन नेशनलिज्म बिकम्स एग्रेसिव, जब राष्ट्रीयता एग्रेसिव हो जाती है,
it becomes dangerous for an internationalism. तो राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता के लिए ये चीज़ खतरनाक बन जाती है. इट टर्न्स द नोबल कल्चर इनटू रिवेंजफुल एंड हेटफुल कल्चर. तो जो अच्छे कल्चर होते हैं वो भी बुरे कल्चरों में, नफ़रत कल्चरों में बदल जाते हैं. इट आल्सो ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट. ये कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद भी लेकर आती है. नेशनल कल्चर शुड be balanced so that normal essentials of life are provided to all the human beings. राष्ट्रीय जो कल्चर है उसमें ऐसा बैलेंस बनाया जाना चाहिए कि जीवन की मूलभूत चीज़ें सभी को प्राप्त होती रहे, मानव को प्राप्त होती रहे. वन शुड राइज अबव नैरो नेशनलिज्म. हमेशा नैरो नेशनलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए. एंड अडॉप्ट कॉस्मोपोलिटिलियन एज हिज वे ऑफ लाइफ. और जो कॉस्मोपोलिटिनिज्म होता है ना, जहाँ पर हम अपने विचारों को, है ना, रखते हैं, दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, इस तरह का जीवन जिया जाना चाहिए. दिस इज़ अ हार्ड चैप्टर, दिस इज़ हाईली philosophical chapter as I have told so many times to you, and thank you for watching this chapter, and I will try to shorten the answers as well in the PDF which you will get after this video. Thank you for watching.